नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो मिथुन वाले हैं उनके लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, उसके आधार पर फिर गणना करेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं हमारी, और फिर देखेंगे कि कर्म के आधार पर हम क्या ख्याल रखें, ज्योतिषी रेमेडी क्या हैं। हम इस वीडियो में आपका काम धंधा, पढ़ाई लिखाई, स्टेटस समाज में, जॉब, बिजनेस, इसके साथ साथ हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, प्रेम, शादी, विवाह, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन जाना, सारे जो जीवन के क्षेत्र हैं सभी की बात करेंगे। तो आ जाते हैं सीधे सबसे पहले कुंडली के ऊपर। तो हम देख सकते हैं ये प्रथम भाव है, इसमें 3 नंबर से लिखा है क्योंकि मिथुन कालपुरुष की तीसरी राशि है, पर वहाँ पर कोई ग्रह नहीं है आपका। द्वितीय भाव भी खाली है। तृतीय भाव में काल पुरुष की 5वीं राशि जो लियो है, जो सिंह है, उसमें शुक्र और सूर्य हैं। इनमें से सूर्य यहाँ 17 तारीख तक है। 17 के बाद ये चतुर्थ भाव में कन्या राशि में जाएंगे और जो शुक्र है वो 24 तारीख तक है। 24 तारीख को फिर ये चतुर्थ भाव में कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में केतु हैं। चंद्रमा बस दिखाया है कि महीने की शुरुआत में वो यहाँ पर हैं, क्योंकि चंद्रमा बड़ी तेजी से घूमते हैं, पर फिर भी महीने की स्टार्टिंग में वो आपके तुला राशि में पंचम भाव में रहेंगे केतु की तरह। छठे 7वां भाव खाली है। अष्टम भाव में शनि है, तो शनि की ढैया फिर चल रही है जो जनवरी आपके 17 जनवरी को खत्म हो जाएगी। 9वां भाव खाली है। 10वां भाव में गुरु है, अपनी राशि में है पर वक्री हैं। शनि भी ढैया में है पर वक्री हैं। इसके साथ साथ राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में जो राहु का गोचर है वो शुभ माना गया है। मंगल नवम जो है वो आपके 12th द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, रिजल्ट में देखा जाए तो खास बात यह है कि आपका सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी कुंडली देखें तो लग्न होता है, बुद्धि होती है, इंटेलिजेंट होती है, व्यक्ति स्वयं होता है, उसकी हेल्थ होती है, वो की और कौन सा भी सारी चीजें, कौन सा ग्रह दिखाता है, लग्नेश। और लग्नेश मिथुन का कौन है, बुध है। वो कहाँ बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है, तो अच्छी बात है। आपके कोई रोग अगर चलते आ रहे हैं तो वो उतर जाएंगे। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन खरीदने का मौका मिलेगा। आपका पढ़ाई लिखाई के लिए भी बहुत अच्छा है। चौथा भाव पढ़ाई लिखाई का भी। आपकी मदर की लाइफ में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी, खासकर ऐसे लोगों की वजह से। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप पहले से तलाश कर रहे थे और कहीं ना कहीं आई थी पहले, क्योंकि बुध थोड़े वक्री भी होंगे। बुध आपके वक्री होंगे 10 सितंबर से। अब जब लग्नेश वक्री होता है तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखने का बनता है। मतलब हेल्थ के मामले में सुधार तो जरूर होगा, पर फिर भी चीजें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएंगी। वक्री मतलब टेढ़ा मेढ़ा सीधा नहीं, पर वक्री ताकत भी देता है। मतलब थोड़ी सी चीजें टेढ़ी मेढ़ी जाएंगी, पर आप उसको ओवरकम भी बड़े अच्छी तरह से कर पाओगे। बुध चौथे भाव में आपको पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा, साथ में अकल्ट नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए भी बहुत बढ़िया है। यहाँ बैठकर चौथे भाव से बुध की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, जहाँ पे गुरु है, और गुरु की दृष्टि बुध पे पड़ रही है। तो बुध के ऊपर एक शुभ ग्रह की दृष्टि जरूर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का बहुत स्ट्रांग योग है। जमीन खरीदने का बहुत स्ट्रांग योग है। गुरु और बुध की आपस में थोड़ी सी शत्रुता भी है। हालांकि दोनों ही ग्रह, बुध बुद्धि हैं, गुरु ज्ञान है, पर गुरु ज़्यादा बड़ी पिक्चर को देखते हैं, बुध थोड़ा सा कैलकुलेटिव हैं। बुध वो एबिलिटी है जो आपको किसी बुक को पढ़ के उसको एकदम याद करने में हेल्प करती है। गुरु वो है जो आप जब उस बुक को आप पढ़ लेते हैं और फिर उस नॉलेज को जब आप यूज करते हैं, उससे जो एसेंस निकलता है वो गुरु है। तो इस वजह से थोड़ा सा गुरु और बुध में अंतर है। हालांकि दोनों ग्रह जब आमने सामने आते हैं तो ऐसे में अगर आप टीचर हैं, कोई इंटेलेक्चुअल हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कोई क्रिएटिव काम करें, मतलब ऐसा काम जहाँ पर क्रिएटिविटी, बुद्धि और नॉलेज से संबंधित कोई काम है, तो उसमें आपको बड़ा सहायता करेंगे। उसमें आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। कोई बहुत बढ़िया आइडिया भी आपके मन में, दिमाग में आ सकता है। ये भद्र नाम का महापुरुष योग भी है, जिनकी कुंडली में होता है वो बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, इस तरह का रहता है। पर वो गोचर में हो तो थोड़ा सा अलग बात है, और जन्म कुंडली में आए तो थोड़ा सा अलग। गोचर में तो यही है कि अगर आप पहले से व्यापार कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा आपको लाभ जरूर मिलेगा। अब एक बात और है कि कोई भी ग्रह कहीं अच्छी जगह हो तो उसके काट करने वाला भी स्थान होता है। जैसे बुध अगर चौथे भाव में बैठकर अच्छा योग बना रहे हैं, तो अगर तृतीय भाव में ग्रह हैं तो उसका भेद हो जाता है, उतना ज्यादा रिजल्ट नहीं निकल पाता। यही कारण है कि बुध राजयोग में होकर, महापुरुष योग में होकर भी बुध उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे जितना दे सकते थे। हाँ, अच्छा जरूर देंगे, थोड़ा कम हो जाएगा। पर सूर्य जो हैं
उनकी काट करने वाला नहीं है, क्योंकि सूर्य की काट जब होती है, जब नवम में कोई ग्रह होता तो सूर्य आपका अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। तृतीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है, मतलब आपके पराक्रम से आपको लाभ होगा, आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा, आपके एफर्ट से आपको लाभ होगा। मतलब जितना आप एफर्ट करेंगे, पराक्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना आपको लाभ होगा। आप बहुत अच्छा चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। कोई दिक्कत आएगी तो आप उसको सावधानी के साथ और कह सकते हैं कि पौरुष के साथ उसका सामना करेंगे, भागेंगे नहीं। सूर्य तृतीय भाव में स्पोर्ट्स के लिए बहुत अच्छे हैं, फिजिकल हेल्थ को आपको इम्प्रूव करेंगे। आपका कम्युनिकेशन थोड़ा फायरी जरूर होगा, पर दूसरों को प्रेरणा देने वाला होगा, इंस्पायरेशन देने वाला होगा। और सूर्य यहाँ पर शत्रु का विनाश भी करते हैं और यात्राएं को शुभ बनाते हैं आपके लिए। तो सूर्य का और सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य को जल दो, तो हम इसका और भी लाभ ले सकते हैं। भगवान श्री राम या आदित्य हृदय स्तोत्र, ये भी सूर्य को और शुभ करते हैं आपके। शुक्र की अगर हम बात करते हैं, जो कि आपकी कुंडली के सबसे अच्छे ग्रहों में से एक हैं, वो आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। अब तृतीय भाव में शुक्र का गोचर भी शुभ कहा गया है। आपको स्त्रियों से लाभ हो सकता है, फीमेल से लाभ हो सकता है। अगर आपका काम किसी तरह से डिजाइनिंग से, क्रिएटिविटी से जुड़ा है, तब भी आपको लाभ रहेगा, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों को दिखाते हैं। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आपका फ्लावर का बिजनेस है, परफ्यूम का बिजनेस है, इस तरह का है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि चमकदार होती हैं, जैसे कि आपका गिफ्ट वगैरह होते हैं, उसका कोई काम है, या लेडीज़ से, फीमेल से, मॉडलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। शुक्र का जो गोचर है वो तृतीय भाव में अच्छा माना गया, शुभ माना गया, और शुक्र की चीज़ों से वो आपको लाभ कराता है। यहाँ पर खास रखने वाली बात है कि अगर आपको शुक्र का जो गोचर है उसको और अच्छा करना है, तो आपको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, और अच्छे विचार मन में रखने चाहिए। आपको कला के प्रति सम्मान होना चाहिए, कला के प्रति, स्त्रियों के प्रति, फीमेल के प्रति। माँ लक्ष्मी की पूजा, श्री सूक्तम का पाठ आपको अच्छा कर देता है। अगर शुक्र तृतीय भाव में हो और लग्न में कोई ग्रह हो तो उसकी थोड़ी कमी आ जाती है, पर आपके केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी शुक्र की महादशा है, दशा है, सूर्य की दशा है, महादशा है, अंतरदशा है, तो इनका कोई रिजल्ट जो है ना, अच्छा जो रिजल्ट आ रहा है उसे कोई रोकने वाला नहीं है। वो रिजल्ट आपको मिल के रहेगा, बस आपकी कुंडली में वो ग्रह उस जगह होना चाहिए, क्योंकि वहीं नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मतलब कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप ऐसा कह सकते हैं। या फिर अगर बहुत जो मैंने बातें बताई तो आप थोड़ा रिजल्ट ले सकते हैं। अगर आप स्त्रियों की, फीमेल की रेस्पेक्ट करते हैं, आप साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, आपके जीवन में ना ऑर्डर है, डिसिप्लिन है, आप किसी कला के क्षेत्र में है और इन सब बातों को भी फॉलो करते हैं, तो ये जो शुक्र है आपको थोड़ा रिजल्ट दे पाएंगे। पर ज़्यादा रिजल्ट जब ही आएगा जब जन्म पत्री में ये योग हो आपके। इसके बाद आगे बढ़ें तो केतु और चंद्रमा। देखिए केतु चंद्रमा तो यहाँ थोड़े दिन ही रहेंगे, पर पंचम में चंद्रमा हो तो मन थोड़ा भटकेगा। केतु भी यही कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में थोड़ा मन कम लग सकता है आपका मन थोड़ा दोस्त, फ्रेंडशिप, घूमने में, आउटर में कुछ दुनिया में कुछ फ्रेंडशिप बनाई जाए, कुछ बाहर की चीज़ें जानी जाए, पर अपना जो पढ़ाई लिखाई है, मंत्र, वहाँ थोड़ा मन कम लगेगा। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में थोड़ा मन जा सकता है। वैसे भी मन का काम तो है ही, बोलते ना, मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, मन के बहकावे में न आमन, राह भुलाए भ्रम में डाले। तो वो थोड़ा सा केतु है कि आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहना है, लगे रहना है। एक पक्षी होता है कौवा, बहुत ही आप कह सकते हो कि एक मात्र पक्षी है जो बाज से भी पंगे लेता है, मतलब बहुत ही ऐसा पक्षी, अपने से बड़ों से भी पंगे ले लेता है। और बाज भी बड़ा ही अजीब है, जब बाज ऊपर उड़ना चाहता है ना तो कौवा क्या करता है, उसको ठूंग मारता है उसके ऊपर से। तो बाज को रिएक्ट नहीं करता, उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता, बल्कि अपना बस सारा जो ध्यान है ना अपने पंखों पे रखता है, अपनी ऊंचाई पे रखता है, अपने लक्ष्य पे रखता है। तो एक समय के बाद, एक ऊंचाई के बाद कौवे के लिए वहाँ पर रहना ही मुश्किल हो जाता है, और कौवा खुद ही बिना कुछ करे ही असुहोग आंदोलन की तरह अपने आप ही हट जाता है, क्योंकि इससे ऊपर उसको लगता है मैं तो उड़ ही नहीं पाऊंगा। तो वही टैक्टिस आपको भी रखनी है, अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है, अपना फोकस अपने लक्ष्य की तरफ रखना है। और इधर उधर छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं या छोटी मोटी बातें घर में, फैमिली में, ऑफिस में होती रहती हैं, उसको पार्ट ऑफ द गेम, भाई ये तो चलता ही है। कोई ऊपर जाएगा तो दिक्कत तो होगी लोगों को थोड़ा बहुत, और होनी भी चाहिए, कहीं ना कहीं ये चलता है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। यही केतु यहाँ पर कह रहे हैं आपको कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहो, ज्ञान की तरफ बढ़ते रहो, ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहो, हार मत मानो। और जो हार मानता नहीं है वो कभी हारता नहीं है। जब आप हार मान लेते हो, हारते आप तभी हो, नहीं तो
वहाँ से भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। अब आगे बढ़े तो शनि महाराज, अब ये ढैया चल रही है, लास्ट ढैया है, अब कह सकते हैं कि समाप्त हो जाएगी जनवरी में, पर फिर भी थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हार्डवर्क करते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, अपनी वाणी को मीठा रखिएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि आ रही है। जो वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, माता का भाव भी है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि कर्क राशि है, मतलब मन भी थोड़ा व्याकुल रह सकता है। पर इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये भी है कि अगर यहाँ पर आपके अष्टक वर्गा में पॉइंट अच्छे हैं और शनि अपनी ही राशि में अष्टम में बैठे, तो आपको पैतृक संपत्ति, अनअर्न्ड मनी, अचानक से धन लाभ जो आपने नहीं कमाया वो हो सकता है। आपको अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी आदि में रुचि रहेगी, आप उन चीज़ों में महारत हासिल कर सकते हैं। कार्य के क्षेत्र पे एफर्ट, हार्डवर्क बना रहेगा और संतान के प्रति आप बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी फील करेंगे। ये यहाँ पर शनि महाराज करा रहे हैं। वैसे तो ये ढैया है, क्योंकि अष्टम में शनि करें तो हेल्थ का हल्का सा ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ससुराल के साथ कुछ उतार चढ़ाव यहाँ रह सकते हैं। शनि की रेमेडी जो आप करते आ रहे होंगे पहले से ही कि भाई वृद्ध लोगों की रेस्पेक्ट करना, अपने से जो नीचे हैं, नौकर हैं, आपके नीचे लोग काम करने वाले हैं, उनके साथ एक अच्छा बिहेवियर रखना, कभी हो सके तो उनकी थोड़ी मदद कर देना। किसी की जो शव यात्रा होती है, जो अंतिम यात्रा होती है, उसमें हेल्प करना, बहुत अच्छी रेमेडी है ये शनि महाराज की। और घर की जो पश्चिम दिशा है उसको साफ सुथरा रखना, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। वहाँ पर कुछ कूड़ा करकट ना हो, इस तरह से अगर बाय चांस है भी तो आप साफ कर सकते हैं, तो वो शनि की एक बहुत अच्छी वास्तु की रेमेडी रहेगी। इसके बाद हनुमान चालीसा और माँ काली की पूजा बहुत फेमस रेमेडी है। भगवान कृष्ण की पूजा भी शनि के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि शनि महाराज भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। इसके बाद देखिए गुरु की अगर हम बात करते हैं, गुरु महाराज दसम के स्वामी दसम में है। वैसे गुरु का दसम स्थान में शुभ नहीं माना गया, अगर सही कहें तो हम लोग समझते हैं कि दसम में है तो भाई बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, पर ऐसा नहीं है। दसम में हो तो आपके चेंज ऑफ द वर्क आपका करा सकता है। अगर हम शास्त्रों में देखें तो ये भी लिखा हुआ है कि धन से संबंधित भी दिक्कत आ सकती है, और पुत्र को, संतान को, मतलब पुत्र या पुत्री को थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है गुरु अगर दसम में आते हैं तो। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है कि वो अपनी ही राशि में हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, तो इस वजह से कोई बहुत ज़्यादा नुकसान तो यहाँ नहीं दिखता। पर हाँ, आपको प्रयास करना होगा तो आप थोड़े हंस महापुरुष के योग के भी रिजल्ट दे सकते हैं, जो आपके संबंध ऐसे लोगों से कराएगा जो बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं, और उसके थ्रू आपको लाभ हो सकता है। ऐसे में आप के पास कोई अपॉर्चुनिटी आएगी कुछ बहुत अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने की, समाज की कुछ सेवा करने की, तो बिल्कुल कीजिएगा। पर इतना ध्यान रखिएगा कब जब गुरु 10 में हो तो कभी कभी व्यक्ति एक्स्ट्रा सेवा भी कर देता है, मतलब वो ज़्यादा ही सेवा कर देता है, अपने बारे में भी नहीं सोचता है, तो वो भी आपको सोच के चलना होगा। गुरु की दृष्टि धन भाव पर रहेगी और छठे भाव पर रहेगी, तो धन तो आएगा, वाणी पर रहेगी आपकी, तो वाणी से आपको कमाल कर सकते हैं, वाणी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। पर साथ में 100 ऋण शत्रु पर भी है, मतलब सेहत का भी ध्यान रखना है, ऋण ज़्यादा ना लें, जहाँ तक पॉसिबिलिटी हो शत्रुओं को डील करना सीखें, या फिर आप समझिए कि इस शत्रु बढ़ने वाला ही साल है, शत्रु थोड़े बढ़ेंगे, पर आपको उससे घबराना नहीं है, आपको अपने लक्ष्य पर चलते रहना है। गुरु को अच्छा रखने के लिए पीली चीज़ों का दान आप गुरुवार के दिन करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ साथ अपने गुरुओं की रेस्पेक्ट करें, जिनसे भी ज्ञान आपको मिलता है, ज्ञान की आप रेस्पेक्ट करें। धर्म के प्रति आप में कृतज्ञता हो, अगर आप जो धार्मिक स्थान होते हैं वहाँ पर आप गुरुवार के दिन हो आए, मंदिर में थोड़ी अपनी हेल्प कर दें, फिजिकल हेल्प भी कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब गुरु के बाद आ जाते हैं राहु पर। देखिए राहु एकादश भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं, नीचे से एकदम ऊपर ले जा सकते हैं, सडन लाभ करा सकते हैं, आपका कोई स्टॉक एकदम से बढ़ सकता है। हाँ, मैरिज लाइफ में, प्रेम की लाइफ में राहु यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ करेंगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करा सकते हैं। पर राहु का जो अच्छा रिजल्ट है ना, जब राहु वो इस महीने कहा जाए तो 24 तारीख तक ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ा कम है, मतलब सडन लाभ 24 तारीख के आसपास होने की यहाँ पे संभावना आपकी बनती है। इसके साथ साथ यहाँ बैठे जो राहु हैं भ्रम की स्थिति पैदा भी करते हैं, आपको डिफरेंस रहेगा ये करें या ना करें,
इस तरह की सिचुएशन रहेगी आपकी, तो उसमें आप किसी अपने से बड़े की राय ले सकते हैं, उस काम में कोई एक्सपर्ट है उसकी राय ले सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ओवरऑल राहु की स्थिति यहाँ पे अच्छी है। बाई चांस राहु की दशा महादशा आपको दिक्कत हो रही तो माँ दुर्गा की पूजा करें, माँ सरस्वती की पूजा करें। ओम एम महासरस्वती नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, बहुत अच्छे मंत्र हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी हैं, राहु केतु अंधकार को दिखाते हैं। अंधकार मतलब काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार, जब एक हद से बढ़ जाता है, जब इनका कंट्रोल आपके ऊपर हो जाता है तो राहु केतु हो जाते हैं और सूर्य चंद्रमा यानी कि आपकी आत्मा और मन को ढक लेते हैं। और जब आपकी आत्मा और मन का कंट्रोल आपके काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा अहंकार पर होता है तो आप सत्य की राह पर चलते हैं, आप ज्ञान की राह पर चलते हैं। उस समय राहु और केतु की एनर्जी आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में, तो हमेशा राहु केतु बुरे नहीं होते हैं। अब इसके बाद मंगल, मंगल कहाँ पर आ गए? 12वें भाव में। 12वें भाव में शुक्र को छोड़ के किसी भी ग्रह का गोचर बहुत बढ़िया नहीं माना गया है। मंगल का गोचर अगर 12वें भाव में हो तो लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, क्योंकि ये हॉस्पिटल और जेल का भाव भी है, ये बेडरूम भी है। तो या तो आपकी इच्छा जो है कामेक्षा कह सकते हैं वो बढ़ सकती है, या फिर किसी कारण से आपका अपने पत्नी या पति या प्रेमी या प्रेमिका से थोड़ा वियोग रह सकता है, आपकी उतनी इच्छा पूर्ति ना हो पाए, ये भी हो सकता है। ये आपको क्रोध भी बढ़ा सकता है, थोड़ा सा अधैर्यता भी आपकी बढ़ा देगा। धन हानि और टेम्परेचर मतलब बुखार आदि आने का, मंगल जब यहाँ पर आते हैं ना तो अग्नि पित्त बढ़ाते हैं, गैस्ट्रिक पित्त की प्रॉब्लम होती है, बुखार आना, ये गुस्सा बीपी जो आयुर्वेद में पित्त के थ्रू जो बढ़ते हैं ना वो चीज़ें थोड़ा बढ़ाता है। यहाँ पर यहाँ बैठकर मंगल की दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी तो पराक्रम आपका बढ़ेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। छठे भाव पर रोग ऋण शत्रु को भी समाप्त करेंगे। और जॉब अगर आप अगर कहीं फॉरेन या विदेश जाना चाहते थे काम के क्षेत्र में, उसके लिए भी यहाँ ठीक है। पर जो दृष्टि आपके सप्तम पर आएगी मैरिज लाइफ में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, वहाँ मंगल थोड़ा सा आप कहेंगे कहीं ना कहीं फ्रिक्शन लाएंगे पार्टनर के साथ। पार्टनरशिप में थोड़ा सा ईगो का भी चांस रहेगा कि बीच में ईगो आ जाए आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आपको थोड़ा रिश्तों को बना के रखना है, एक दूसरे का सम्मान करना है। थोड़ा बहुत गलती किससे नहीं होती, आपसे भी हुई है, सभी से होती है। और ये भी ध्यान रखना है कि चीज़ें कई बार जैसी दिखती हैं हमारी तरफ से उधर से भी दिखाई दे, ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर एक बॉल को एक तरफ से नीला पेंट कर दो, दूसरी तरफ से पीला पेंट कर दो, दोनों तरफ दो व्यक्ति को बैठाओ और पूछो कि यह कैसी दिख रही है, तो नीले वाला कहेगा भैया नीली है, और सुनेगा वो कह रहा है पीली, तो कहेगा यार क्या बात कर रहे हो, नीले को पीले बोल रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ही बकवास है, झूठ बोल रहा है, सही नहीं है। पर जब तक वो उसकी जगह ना आए, उधर से ना देखे कि नीली नहीं है पीली भी है, तब तक लड़ाई चलती रहेगी, युद्ध चलता रहेगा। युद्ध चलता रहा यूं ही बरसों बरस। मतलब कहने का मतलब है आप दूसरे की जो अगर आपको सिचुएशन समझनी है तो पहले आपको उसकी सिचुएशन में आना पड़ेगा। और ख़ासकर जब बात आ जाती है मैरिज लाइफ की, पार्टनर की, पार्टनरशिप की, तो उसकी सिचुएशन में आइए, समझिए, और ज़्यादातर 99% आप पाओगे कि वो भी सही है। तो ये हो गया मंगल का भी, सारे ग्रह हो गए। अब बढ़ जाते हैं देखिए त्योहारों की पर। ये यंत्र जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक मंत्र होता है कि यंत्र होता है, ये आपके बुध का यंत्र है, बुध महाराज का। चूंकि आपके लग्न से आपके राशि से आपके सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं, तो इस यंत्र जो है आपके लिए एक विशेष महत्व है इसका। इसको आप बुधवार के दिन धारण कर सकते हैं। अगर उस दिन सूर्य निकलने के 1 घंटे के अंदर अगर नक्षत्र भी बुध का हो तो और बढ़िया है, शुक्ल पक्ष हो तो और अच्छा। इसके बाद देखिए 8 तारीख का ओणम है, 9 तारीख की चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी है। ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। इस दिन भगवान कृष्ण ने ना बताया था पांडवों को कि किस तरह जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उनका राजवास सब चला गया था, किस तरह से वो सब गेन किया जा सकता है। तब उन्होंने अनंत चतुर्दशी का व्रत सब ने मिलके पूजा पाठ की थी, सारे पांडवों ने एक साथ। तो कहीं ना कहीं ये भी संदेश आता है कि सारी फैमिली आपस में प्यार से मिलकर एक साथ किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ती है श्रद्धा के साथ, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 26 तारीख की शरद नवरात्रि है, 10 तारीख की पूर्णिमा है भाद्रपद की, 6 तारीख को परिवर्तनी एकादशी है, 6 सितंबर को, और 21 सितंबर को पाप अंकुशा एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये तिथियां हैं। 8 और 23 तारीख को प्रदोष व्रत है और 24 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 13 तारीख को संकष्टी अंगारक की चतुर्थी है, क्योंकि मंगल के दिन पड़ रही है, मंगल को अंगारक हम इस तरह से बोलते हैं। 25 तारीख को अश्विन अमावस्या है, 17 तारीख को संक्रांति है। मतलब सूर्य का जो परिवर्तन हो रहा है वो 17 तारीख को हो रहा है। 17 तारीख के बाद सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में जो सूर्य है ठीक है, थोड़ा सा माता के साथ थोड़ा मतभेद करा सकते हैं,
पर अल्टीमेटली सूर्य चौथे भाव में अपने मित्र की राशि में है, तो कुछ ऐसी खास दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी और कुछ चीज़ों में डिले करा सकते हैं, बस इतना ही है यहाँ पर। अब ये सारे त्यौहार भी हो गए हमारे। अमावस्या के बारे में भी हमने बताया। अमावस्या और संक्रांति दोनों ही हमारे पूर्वजों से, पितरों से जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही त्योहारों में घर की साफ सफाई करना, चीज़ों का दान करना, अपने पितरों के नाम से कुछ अच्छा काम करना, गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना बहुत अच्छा माना गया है। तो इसके साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।